Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज के इस क्लास के अंदर हम पोएम नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है A Legend of Northland. A Legend of the Northland. Legend का मतलब होता है एक पौराणिक कहानी, यानी कि इस पोएम के अंदर एक पौराणिक कहानी को कवि ने एक कविता के रूप में हमें समझाने की कोशिश की है. तो नॉर्थलैंड की इस कहानी के अंदर कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, उसको शुरू करने से पहले आइए इस पोएम के हम आउटलाइन को पढ़ लेते हैं कि यह पोएम किस बारे में लिखी हुई है. तो इसके आउटलाइन में लिखा हुआ है कि दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड स्टोरी. यह कविता एक वृद्ध महिला की एक कहानी के बारे में हमें बताती है. हु एंगर्ड, जिसने गुस्सा दिला दिया था. उसने गुस्सा किसको दिलाया था? आगे इसमें लिखा है कि हु एंगर्ड सन पीटर, यानी कि उसने संत पीटर को गुस्सा दिला दिया था बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण. तो इस कविता की आउटलाइन को पढ़ने से हमें बात समझ में आ जाती है कि जो ये कविता है यह एक कहानी को हमारे सामने प्रदर्शित करती है, जिसके अंदर एक ओल्ड यानी कि वृद्ध महिला की एक कहानी को दर्शाती है, जिसने एक संत पीटर को अपने लालच की वजह से गुस्सा दिला दिया था. तो इस कविता के अंत में इस कविता से जुड़े हुए कुछ और भी विवरण आपके सामने लिखे हुए हैं. तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ए बैलेड इज ए सॉन्ग, एक बैलेड एक गीत होता है, नैरेटिंग ए स्टोरी, जो कि एक कहानी को सुनाता है इन शॉर्ट स्टेंजाज, जैसे कि कविता के अंदर जो है शॉर्ट स्टेंजाज यानी कि जो लघु पद जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके स्वरूप में जो बैलेड है ये गीत होता है जो कि कहानी को सुनाता है. बैलेड्स आर द पार्ट ऑफ ए फोक कल्चर, यानी कि जो बैलेड्स हैं ये एक लोक संस्कृति का एक पार्ट होता है, और पॉपुलर कल्चर जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय इनकी संस्कृति होती है, एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और जिसको सिर्फ कह करके ना कि लिख करके, जिसको मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया जाता है. अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड की जो एक कहानी है इज ए बैलेड, ये एक बैलेड है. तो आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या क्या एकत्रित करने की कोशिश की है और हमें क्या समझाना चाहते हैं. आइए शुरू करते हैं. तो कवि इसके पहले स्टेंजा में कहते हैं कि अवे अवे, कि दूर हट जाओ, दूर चले जाओ, इन द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड में बहुत दूर चले जाओ. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन के जो घंटे होते हैं, यानी कि जो दिन का समय होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्दियों का मौसम होता है. तो सर्दी की वजह से जो दिन हैं वो छोटे होते हैं और जो वहाँ की रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. आगे इसमें कहते हैं कि एंड द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, और सर्दी में वहाँ की रातें बहुत ही लंबी होती हैं. दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, कि वे इतनी लंबी होती है वे पूरी रात वहाँ पर सो नहीं सकते. तो कवि हमें इन पंक्तियों के द्वारा नॉर्थलैंड के उस स्थान के बारे में बताते हैं कि जहाँ पर हमेशा सर्दियों का मौसम होता है और वहाँ के दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, और वे इतनी लंबी होती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी रात सोना नहीं चाहते, वे सो भी नहीं सकते. अगले स्टेंजा में कवि हमें बताते हैं कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर्स, यानी वहाँ पर एक रेंडियर एक ऐसा पशु होता है जो कि एक बर्फीले हिरण के जैसा नज़र आता है. तो वहाँ के जो लोग हैं वो उसको एक स्लेज, जो वहाँ पर एक गाड़ी होती है, टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, यानी वो कहते हैं जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर एक पशु होता है जिसका नाम होता है रेंडियर, जो कि एक बर्फीले हिरण की तरह नज़र आता है, और वहाँ की एक बैलगाड़ी की तरह एक गाड़ी होती है जिसको वो खींचता है, उस गाड़ी को बोलते हैं स्लेजेस. तो वहाँ के लोग जो रेंडियर्स होता है उसको स्लेज गाड़ी के अंदर जोड़ करके, जैसे कि हम बैलगाड़ी के अंदर किसी बैल को जोड़ते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उस रेंडियर पशु को उस स्लेजेस गाड़ी के अंदर जोड़ करके आगे चलते हैं. आगे इसमें कवि कहते हैं कि एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्यूट नज़र आते हैं, वो भालू के छोटे बच्चों की तरह नज़र आते हैं. इन देयर फनी फेरी क्लॉथ्स, कि जो वो कपड़े पहनते हैं वो लंबे लंबे बालों वाले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बचने के लिए वो लंबे बालों वाले कपड़े पहनते हैं. तो जब वो कपड़े पहनते हैं वो भालू के बच्चे जैसे बहुत ही प्यारे सुंदर सुंदर नज़र आते हैं. आगे कवि हमें बताते हैं दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उनको एक उत्सुकता से भरी हुई एक कहानी सुनाते हैं जिसको बच्चे सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये सच है. टिस ट्रू का मतलब है कि यहाँ पर
यह सच है। यानी कि कभी हमें बताते हैं कि फिर वे बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं और बच्चे उनको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि यह सच है। इट इज ट्रू का मतलब होता है कि यह सच है। आगे वो कहते हैं कि एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप उस कहानी से एक सबक सीख सकते हैं, आपको एक सीख मिल सकती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको उसी तरीके की कोई कहानी सुनाऊँ तो। आगे कभी हमें बताना चाहते हैं कि वंस, एक बार, व्हेन द गुड सन पीटर, जब एक बार अच्छे संत पीटर, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वे धरती पर इस संसार में रहा करते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वो विचरण क्या करते थे, वो संसार में घूमा करते थे, प्रीचिंग, अपने उपदेशों को, अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जस्ट एज ही डिड, यू नो, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा ऐसा ही करते थे। आगे कभी हमें बताते हैं कि ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, यानी कि इसी तरीके से जो संत पीटर हैं, जो अच्छे संत पीटर हैं, वो संसार में घूमते हुए, अपने उपदेशों को देते हुए, वह एक घर की चौखट पर पहुंच जाते हुए, घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, संसार में विचरण करते हुए, संसार में घूमते हुए। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग अ केक, जहाँ पर एक छोटी सी एक महिला रहती है जो कि केक बना रही होती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उनको वो एक चूल्हे पर सेक रही होती है। यानी कि जब पीटर किसी घर के दरवाजे पर पहुंचते तो उस घर में एक छोटी महिला रहती है और वह केक बना रही होती है और उन केकों को वह चूल्हे पर सेक रही होती है। आगे कभी हमें बताते हैं कि एंड बीइंग फैंड विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, यानी कि इस तरीके से संसार में विचरण करते हुए लगभग दिन पूरा हो चुका है, और जब वो पूरे संसार में जा करके लोगों को उपदेश देते हैं तो उस बीच वो फास्ट रखते हैं, वे कुछ भी नहीं खाते हैं। यानी कि संसार में घूमते घूमते और उपदेश देते हुए संत पीटर उस घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो वो दिन होता है वो लगभग पूरा हो चुका है, जहाँ पर वो एक महिला केक बना रही होती है। यानी कि पीटर संत को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा हुआ था। कि कभी हमें बताते हैं कि संत पीटर जब उसके दरवाजे पर आ गए थे तो उसने उस महिला से एक केक मांगा। जितने भी सारे केक उसने बना करके स्टोर किए हुए थे उनमें से उसने खाने के लिए सिर्फ एक ही केक मांगा। आगे कभी हमें बताते हैं कि सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उस महिला ने एक बहुत ही छोटा सा केक तैयार किया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वह इसको सेक रही थी, जब वह उसको चूल्हे पर रख करके सेक रही थी, सी लुक्ड एट इट, वह इसको देखती है, उसने उसको देखा, केक को देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज, और उसके मन में विचार आया कि यह जो केक है ये बहुत बड़ा है, टू गिव टू अवे, कि संत पीटर को देने के लिए, यानी कि किसी अजनबी को भी देने के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो संत पीटर हैं। वो ये सोच रही है उस केक को देखते हुए कि भले उसने कितना ही छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो ये सोच रहे कि अब यह केक मुझे किसी और को देना पड़ेगा, तो उसको देख करके उसको लगता है कि यह केक बहुत ही बड़ा है। अगले स्टेंजा में कभी हमें बताते हैं देयरफॉर, इसलिए सी नीडेड अनदर, कि उसने एक दूसरा केक बनाया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अभी भी वह उस पहले के जितना ही था। यानी कि जो उससे पहले वाला उसने छोटा केक बनाया था वह भी केक उसके जैसा ही उतना ही छोटा था। बट इट लुक्ड, लेकिन वह नज़र आ रहा था, वैन सी टर्न इट ओवर, लेकिन जब उसने उस केक को सेकते जो उसको पलट करके देखा तो वो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो जब उस महिला ने उसको पलट करके देखा तो वह भी केक पहले के जितना ही बड़ा उसको नज़र आ रहा था। उसको दूसरा केक भी बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा था। आगे कभी हम इसमें बताते हैं कि शी टुक टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, कि इस बार उसने उस डो का, यानी कि जिस आटे से केक बनाया जाता है, जिस स्क्रैप से केक बनाया जाता है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको बेलते बेलते बहुत ही पतला कर देता। यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि उसकी तरफ से किसी भी व्यक्ति को कुछ दे दिया जाए, यानी कि वह महिला बहुत ही ज़्यादा लालची थी। इसमें आगे लिखा है कि एंड बेग्ड इट थिन एज वॉफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, कि वह इतना पतला था कि वह बिल्कुल वॉफर के जैसा पतला था, लेकिन शी कुड नॉट पार्ट विद इट, लेकिन वह इसको भी उस संत को नहीं दे सकी।
यानी कवि हमें इन तीनों स्टैंजा में बताना चाहते हैं कि जब वह संत पीटर संसार में विचरण करते हुए उसके दरवाजे तक पहुंचे और उसने उसके केक में से उनमें से एक केक मांगा खाने के लिए, तो वह महिला अपने लालच की वजह से उनमें से कोई भी केक उसको नहीं दिया और उसको देने के लिए एक छोटा सा केक बनाया। लेकिन जब वो उसको सेक रहे तो उसको वह छोटा सा केक भी बहुत बड़ा नजर आया, क्योंकि वह एक लालची महिला थी। लालची व्यक्ति अपनी तरफ से किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते, वो चाहे जितना भी कम देना चाहते हैं वह उनको हमेशा बड़ा नजर आता है। आगे कभी हमें बताते हैं कि फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, कि जो मेरे केक हैं वह बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ, कि जब मैं उनको स्वयं खाती हूँ, यानी कि जब मैं अपने केक को खुद खाती हूँ तो मेरे केक मुझे बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं यह केक किसी दूसरे को देती हूँ तो यही केक मुझे बहुत बड़े नज़र आते हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने जो लास्ट का जो केक था, यानी कि जो बहुत ही पतला किया था उसने बेल बेल कर, वह भी वो उठा करके शेल्फ में रख देती है, वह भी उस संत को नहीं देती है। आगे कभी हमें बताते हैं कि देन गुड सन पीटर ग्रू अवे, तो यह सब देख करके उस अच्छे संत पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वूमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए संत, और ये निश्चित ही इस प्रकार की महिला किसी भी अच्छे संत को, किसी भी अच्छे व्यक्ति को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि वह महिला अपने उस लालच की वजह से उस संत पीटर को कुछ न दे सकी, और यह सब देख करके अच्छे संत पीटर को बहुत गुस्सा आ गया। आगे हमें कभी बताते हैं कि एंड ही सेड, फिर उसके बाद पीटर ने कहा, संत पीटर कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम इतनी ज़्यादा लालची हो कि तुम इस मनुष्य जीवन में रहने के योग्य नहीं हो, कि तुम इस मानवीय शरीर में रहने के लिए योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और जो तुम्हें ये घर मिला है, जो ये खाना मिला है, जो रहने के लिए जो ये शेल्टर मिला है, यानी कि जो स्थान है जहाँ पर तुम रहती हो, तुम उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और जो आग तुम्हारे पास है जो कि तुम्हें वार्म रखती है इस कड़कती सर्दी के मौसम में, तुम उसके काबिल भी नहीं हो। आगे कभी कहते हैं कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, यानी कि अब तुम अपने घर को उसी तरीके से बनाओगे जिस तरीके से एक पक्षी बनाता है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम अपने छोटे छोटे खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, बाय बोरिंग एंड बोरिंग, कि खोद खोद कर जिस तरीके से पक्षी अपने भोजन के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तुम अब उसी तरीके से अपने भोजन के लिए मेहनत करोगी। ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, कि तुम पूरे दिन घूम घूम करके जंगल में जो लकड़ियाँ होती है उनको खोद करके उनमें छिद्र कर करके अपने भोजन को तलाश करोगी। तुम यहाँ पर रहने के योग्य नहीं हो। आगे कभी हमें बताते हैं, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो अचानक ही चिमनी के द्वारा, यानी कि जो किचन में एक चिमनी होती है उस चिमनी के द्वारा ऊपर चली जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोलती है, यानी कि इस समय संत पीटर ने उसको श्राप दे दिया था कि अब तुम इस मानवीय शरीर में नहीं रह सकती, अब तुम एक पक्षी बनोगी और पक्षी की तरह अपने भोजन को जगह जगह जंगलों में लकड़ियों में छिद्र कर करके ढूंढने की कोशिश करोगी। आगे इसमें लिखा है कि एंड आउट ऑफ द टॉप, और उस चिमनी के ठीक ऊपर से फ्लू ए वुड पेकर, और उस चिमनी के ऊपर से कठफोड़ा उड़ा, यानी कि वह अब अचानक ही उस कठफोड़े में बदल जाती है उस श्राप की वजह से। फॉर, क्योंकि शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि अब वो पक्षी में बदल गई है। आगे कभी हमें इसमें बताते हैं कि शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, कि अब उसके सिर के ऊपर एक सिंदूरी रंग की एक कैप होती है, यानी कि जो कठफोड़ा होता है उसके सिर पर एक सिंदूरी टाइप की, एक सिंदूरी कलर की एक कैप जैसा कुछ बना होता है, तो इसीलिए कभी उस चीज़ को एक कैप के रूप में, यानी कि एक टोपी के रूप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और संत पीटर उसको उसी रूप में छोड़ देते हैं। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ, लेकिन उसके जो बाकी के जो कपड़े होते हैं वह बर्न्ट, वो जल जाते हैं। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, कि उसके जो कपड़े हैं, जो बाकी के जो कपड़े हैं, जैसे कि वो अचानक ही वो पक्षी में परिवर्तित हो जाती है, कठफोड़े के रूप में वो बन जाती है, तो उसके सिर पर जो सिंदूरी रंग की जो कैप जैसा बना होता है उसको उसी रूप में छोड़ देते हैं।
और उसके जो बाकी के कपड़े हैं वो जलकर कोयले की तरह काले हो जाते हैं। और आगे कवि हमें बताते हैं कि इस पोएम के लास्ट के स्टेंजा में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और उस देश के हर स्कूल जाने वाले बच्चे ने हैज सीन हर इन द वुड, उसको जंगल में देखा है। यानी कि जो वो श्राप से जो वो वृद्ध महिला है वो एक वुड पिकर बन जाती है, कि वो कहना चाहते हैं कि हर स्कूल जाने वाले बच्चे ने उसको जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों के बीच रहती है। टिल दिस वेरी डे, कि वो कहना चाहते हैं कि वह आज भी उन्हीं जंगलों में रहती हैं और हर स्कूल जाने वाले बच्चे ने उसको देखा है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर वुड, कि वो उस जंगल में खाने की तलाश में जगह जगह पेड़ों में छिद्र करती हुई यानी कि बोरिंग करती हुई नजर आ जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के माध्यम से कवि ने एक कहानी को लिया है जो कि हमें समझाने की कोशिश की है, और इस कविता में वो ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी भी अच्छे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस कविता में जो एक कहानी ली गई है उसके अंदर जो ये वृद्ध महिला होती है वो अपने लालच के चलते हुए संत पीटर को बहुत परेशान करती है, और उसकी वजह से संत पीटर गुस्से में आकर के उसको श्राप देते हैं और वो इंसान से एक पक्षी बन जाती है, एक कठफोड़ा बन जाती है, जो कि जंगल में भटकता है अपने खाने की तलाश में और पेड़ों में छिद्र करता रहता है। वो बोरिंग बोरिंग और बोरिंग करता रहता है। तो इसीलिए कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने मानव जन्म में अच्छे कार्य करने चाहिए और लालच या बुरे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो हमें पूरी ज़िंदगी ढोना पड़ता है, यानी कि हम पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह कविता कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपने इस कविता की एक एक लाइनों को बड़े ध्यान से सुना होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर द टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।